नमस्कार, आप हैं IPN7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। हीना हत्याकांड में फंसी उसकी मां इंद्राणी को लेकर एक नया ट्विस्ट सामने आया। पुलिस अब इंद्राणी के पहले पति सिद्धार्थ दास की तलाश में जुट गई है। सिद्धार्थ के रिश्तेदारों को भी उनके बारे में नहीं पता, यहां तक कि उनके भाई का भी कहना है कि आखिरी बार कई साल पहले उनके और सिद्धार्थ के बीच में संपर्क हुआ था। सिद्धार्थ दास के बारे में इंद्राणी से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। पुलिस के मुताबिक इंद्राणी जांच में पूरी तरह सहयोग नहीं कर रही और अब जरूरत पड़ी तो पुलिस उसका नार्को टेस्ट करा सकती है। सिद्धार्थ दास को ही शीना और मिखाइल का पिता बताया जा रहा है। पुलिस को शक है कि सिद्धार्थ की रहस्यमय गुमशुदगी के पीछे इंद्राणी का हाथ हो सकता है। शीना बोरा मर्डर केस में मुंबई पुलिस को इंद्राणी से पूछताछ में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हुई। पुलिस सूत्र कहते हैं कि इंद्राणी से अभी भी बहुत सी बातें पता करनी बाकी हैं, लेकिन वो पूछताछ में मदद नहीं कर रही। पुलिस इंद्राणी से अब तक करीब 90 घंटे की पूछताछ कर चुकी है, जहां इंद्राणी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही। सोमवार को पुलिस यहां पर रिमांड 5 सितंबर तक मिलने के बाद अब पुलिस ने इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर से फिर पूछताछ की। पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के नेतृत्व में ये पूछताछ हुई है। इस बीच खबर है कि इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी ने केस और इंद्राणी से दूरी बना ली है। शीना मर्डर केस में एक और खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शीना के मर्डर से पहले जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो गाड़ी किराए पर ली गई थी। सूत्रों की माने तो पीटर मुखर्जी के कहने पर ही ट्रैवल एजेंसी इंद्राणी को किराए पर हमेशा गाड़ी दिया करती थी। 2012 में भी इंद्राणी ने करीब 10 से 12 बार उस ट्रैवल एजेंसी से गाड़ी किराए पर ली थी। सूत्रों के मुताबिक ट्रैवल एजेंसी को भी नहीं पता था कि 23 अप्रैल को कौन सी गाड़ी इंद्राणी को दी गई थी। जब पुलिस इंद्राणी से गाड़ी के बारे में पूछती है तो इंद्राणी का एक ही जवाब आता है कि उसे नहीं पता कि कौन सी गाड़ी थी। शीना हत्याकांड में बांद्रा कोर्ट ने इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव और ड्राइवर की पुलिस हिरासत बढ़ाते हुए उन्हें 5 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड का फैसला आते ही कोर्टरूम में इंद्राणी बेहोश हो गई। इंद्राणी को थोड़ी देर कोर्टरूम में ही बिठाया गया। इस दौरान इंद्राणी की बेटी विधि भी इंद्राणी से मिलने पहुंची। कोर्टरूम में दोनों फूट फूट कर रोते रहे। इससे पहले कोर्टरूम में इंद्राणी के वकील ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्हें उनके मुवक्किल से मिलने नहीं दिया जा रहा। सुनवाई शुरू होने पर जज ने इंद्राणी से पूछा कि क्या उन्हें पुलिस से कोई शिकायत है, तो इंद्राणी ने कहा ना। बारी बारी से तीनों आरोपियों से यही बात पूछी गई और पुलिस से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, यही जवाब मिला। शीना मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के वकील ने आरोप लगाया है कि अखार पुलिस स्टेशन में इंद्राणी के साथ मारपीट हुई है। वकील का दावा है कि उन्होंने इंद्राणी के चेहरे पर चोट के निशान भी देखे हैं। वकील का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत मुंबई के पुलिस कमिश्नर से की। इस बीच इंद्राणी के पूर्व पति सिद्धार्थ दास की मां और भाई के बयान के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि मिखाइल किसका बेटा है। सिद्धार्थ दास के परिवार ने कहा कि उन्हें सिर्फ शीना के बारे में जानकारी है। शीना मर्डर केस मामले में एक और नया खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि शीना की हत्या के बाद राहुल को शीना के फोन से 5 मैसेज किए गए थे। ये भी खुलासा हुआ है कि मैसेज इंद्राणी ने राहुल को किए थे। पहले मैसेज में लिखा गया था कि मैं भारत में नहीं हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, गुड बाय। दूसरे मैसेज में लिखा गया था कि ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी भावनाओं का ख्याल नहीं है, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तीसरे मैसेज में लिखा गया कि समय के साथ सब बदल जाते हैं, मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया है। चौथे मैसेज में लिखा गया कि अमेरिका में मुझे मेरा नया प्यार मिल गया है। पांचवें और आखिरी मैसेज में लिखा था कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत प्यारे और ख्याल रखने वाले हो, लेकिन अब इस पर बातचीत करने का कोई फायदा नहीं। अब प्लीज कोई मैसेज या फोन मत करना, अब तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने मिखाइल को 4 बार मारने की कोशिश की। उसने अगस्त 2014 में कत्ल करने का प्लान बनाया। कत्ल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को 2.5 लाख रुपए भी दिए गए थे। मिखाइल को रास्ते से हटाने की चौथी कोशिश भी की गई थी। मिखाइल को पुणे के मानसिक अस्पताल भी भेजा गया था। मिखाइल को 2 बार ड्रग्स देने की भी कोशिश की जा चुकी है। यही नहीं, कत्ल के दिन भी ड्रिंक्स में नशीली दवा मिलाने की भी कोशिश की गई, लेकिन मौका देखकर इंद्राणी के घर से मिखाइल भाग निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भागलपुर के हवाई अड्डे मैदान में चुनावी रैली करने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की स्वाभिमान रैली के बाद भागलपुर में होने वाली इस रैली को एनडीए खास अहमियत दे रही है। इस रैली में 11 जिलों से भीड़ जुटने की संभावना है। खुफिया अलर्ट के बाद प्रशासन ने इस रैली के लिए जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। मैदान में प्रवेश के लिए 8 गेट बनाए गए हैं। एसपीजी ने रैली में आने वाले लोगों के पास किसी तरह के सामान न होने के निर्देश दिए। यहां तक कि बीजेपी कार्यकर्ता झंडा या बैनर लेकर रैली में नहीं पहुंच सकते हैं। करीब 65 सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मौसम को देखते हुए यहां वाटरप्रूफ पंडाल लगाए गए हैं, जिससे बारिश के हालात से निपटा जा सके। बिहार चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर सोमवार को ही एनडीए की बैठक बेनतीजा रही। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर हुई बैठक के बाद रामविलास पासवान ने कहा कि सीट बंटवारा बड़ा मुद्दा नहीं है, हफ्ते भर में ये तय हो जाएगा।
मीटिंग में लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष रामविलास पासवान, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी समेत कई और नेता शामिल हुए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक अहम फेरबदल में कपिल मिश्रा को कानून मंत्री के पद से हटा दिया। कानून मंत्रालय का जिम्मा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिया गया है, जो पहले से ही कई मंत्रालयों का भार संभाल रहे हैं। कपिल मिश्रा के पास फिलहाल पर्यटन मंत्रालय और जल बोर्ड के चेयरमैन का जिम्मा है। हालांकि कपिल मिश्रा ने 3 दिन पहले ही सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में आशंका जताई थी कि उन्हें पद से हटाया जा सकता है। 28 अगस्त को केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कपिल मिश्रा ने शीला दीक्षित सरकार के दौरान दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले का जिक्र किया। कपिल मिश्रा ने लिखा कि तत्कालीन डीजेबी चेयरमैन और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और बोर्ड के सदस्यों ने नियमों की अनदेखी की, जिससे सरकार को करीब 400 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। कपिल मिश्रा ने इस मामले में दिल्ली सरकार को तत्काल एफआईआर करने को कहा। कपिल मिश्रा ने चिट्ठी में लिखा कि ये बड़ा खुलासा है और मुझे डर है कि इसके बाद हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा सकती है, यहां तक कि मुझे पद से हटाया भी जा सकता है। दिल्ली में तिमारपुर इलाके के विधायक पंकज पुष्कर आज से अपनी ही सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। पंकज पुष्कर संगम विहार, वजीराबाद में अनधिकृत कॉलोनियों में सुविधाओं की कमी को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। आज सुबह 10 संगम विहार में शुरू हो रहे सत्याग्रह के जरिए वो अपनी ही पार्टी को इस सिलसिले में किए गए वादों को फिर से याद दिलाना चाहते हैं। पुष्कर के मुताबिक उन्होंने इस मुद्दे को लेकर न सिर्फ मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को चिट्ठी लिखी, बल्कि 2 बार दिल्ली विधानसभा में और जिला विकास समिति में 3 बार इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। दिल्ली में ऑटो वालों ने केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ कल हड़ताल पर जाने का फैसला किया। ऑटो यूनियन दिल्ली सरकार की नैनो रेवा टैक्सी स्कीम का विरोध कर रही है। यूनियन का कहना है कि अगर सरकार इस स्कीम पर रोक नहीं लगाती है तो बेमियादी हड़ताल पर वो चले जाएंगे। दिल्ली सरकार ने नैनो और रेवा जैसी छोटी गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर सड़कों पर उतारने का फैसला किया है। इन गाड़ियों को सड़कों पर उतारने के पीछे सरकार की दलील है कि इससे लोगों को वैकल्पिक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी। लोगों को महंगाई से राहत देते हुए तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की है। पेट्रोल के दाम 2 रुपये प्रति लीटर कम हुए हैं तो डीजल के 50 पैसे प्रति लीटर। नई दरें आधी रात से लागू हो गई हैं। दाम में कटौती की वजह से दिल्ली में पेट्रोल अब 63.20 रुपये प्रति लीटर से घटकर 61 रुपये 20 पैसे पर मिल रहा है, जबकि डीजल 44 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर से घटकर 44 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पेट्रोल के दाम 1 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 1 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर कम किए गए थे। राजधानी दिल्ली में इस साल अगस्त तक डेंगू के 831 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो कि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा हैं। ये आंकड़े म्युनिसिपल रिपोर्ट में सामने आए हैं। अगस्त में ही सबसे ज्यादा 778 मामले सामने आ चुके हैं। सीनियर आईएएस अफसर राजीव महर्षि देश के नए गृह सचिव बन गए हैं। राजस्थान काडर में 1978 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव महर्षि ने एलसी गोयल की जगह ली है। कहा गया है कि गोयल ने व्यक्तिगत कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस मांगी थी, जिसे प्रधानमंत्री ने मंजूर कर दिया। गोयल 1979 काडर के आईएएस अफसर थे। महर्षि गृह सचिव का पद संभालने से पहले गोयल वित्त सचिव के रूप में भी काम कर रहे थे। गोयल को आईटीबीओ का मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन नियुक्त किया गया है। विधि आयोग ने देश से मौत की सजा को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की सिफारिश की है। भारत में फांसी की सजा के सवाल पर लॉ कमीशन ने कहा कि सिर्फ आतंकवाद और राष्ट्रद्रोह के मामलों में ही फांसी की सजा दी जानी चाहिए। कमीशन के 9 में से 6 सदस्यों ने इस सिफारिश पर सहमति जताई है। रिपोर्ट की एक प्रति कानून मंत्री को सौंपी जाएगी, क्योंकि पैनल के प्रावधानों में किसी भी बदलाव की मांग पर संसद ही विचार करेगी। संथारा मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जैन समुदाय में संथारा प्रक्रिया का प्रचलन है, जिसमें मृत्यु के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया। जैन समुदाय के विभिन्न धार्मिक निकायों ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक का आग्रह करते हुए दावा किया था कि इसे जैन धर्म के आधारभूत दर्शन एवं सिद्धांतों पर विचार किए बिना जारी किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 10 अगस्त को संथारा को गैर कानूनी बताते हुए इसे भारतीय दंड विधान की धारा 306 और 309 के तहत दंडनीय माना। रामचरितमानस को अब आप अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर पर भी पढ़ पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामचरितमानस का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया। ऑल इंडिया रेडियो ने रामचरितमानस का डिजिटल वर्जन तैयार किया। इस लॉन्च के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के पारिवारिक मूल्यों की पूरी दुनिया तारीफ करती है, कई लोग इससे जलते भी हैं। पीएम के मुताबिक रामचरितमानस इन्हीं मूल्यों की बात करता है। पीएम ने आगे कहा कि 100 साल पहले जब लोग मजदूरी करने 7 समंदर पार जाते थे तो अपने साथ रामचरितमानस ले जाते थे और ये उन्हें अपने देश और मूल्यों से जोड़े रखता था।
पीएम के मुताबिक आकाशवाणी की ताकत बहुत बड़ी है। जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों ने मिलने सोमवार को वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी भी पहुंचे। इस दौरान जेठमलानी ने पूर्व सैनिकों को उनके आंदोलन में साथ देने की बात कही। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश भी की। साथ ही राम जेठमलानी ने कहा कि जब तक जान है तब तक पूर्व सैनिकों की लड़ाई लड़ूंगा। उधर इस मसले पर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे पूर्व सैनिकों के दुखों से कोई मतलब नहीं। बता दें कि जंतर मंतर पर कुछ पूर्व सैनिक अनशन पर बैठे हुए हैं। मणिपुर विधानसभा में कुछ विधेयकों के पारित होने को लेकर चूराचांदपुर जिले में सोमवार रात को हिंसा भड़क गई। इसके चलते ही भीड़ ने सूबे के एक मंत्री, एक सांसद और 5 विधायकों के घरों में आग लगा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया। विधानसभा में पारित विधेयकों के विरोध में 3 आदिवासी छात्र संगठनों ने सोमवार को 12 घंटे का बंद बुलाया। इस आगजनी के पीछे उन संगठनों का ही हाथ बताया जा रहा है। 3 विधेयकों में से एक विधेयक परमिट सिस्टम के जरिए बाहरी लोगों के राज्य में प्रवेश को नियंत्रित करने से जुड़ा हुआ है। कन्नड़ साहित्य के जाने माने विद्वान एम कलबुर्गी की हत्या के विरोध में लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। राज्य सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी की। कर्नाटक के धारवाड़ में सोमवार को कलबुर्गी को अंतिम विदाई दी गई। हम्पी कन्नड़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे कलबुर्गी ताउम्र धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाते रहे। रविवार को उनके घर पर उन्हें 2 लोगों ने गोली मारी। शक कट्टरपंथी हिंदू संगठनों पर जताया जा रहा है। देश भर में इस हत्या के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इससे पहले 2013 में धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने वाले नरेंद्र दाभोलकर की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। आज तक उनके हत्यारे पहुंच से बाहर रहे हैं। पुलिस ने कन्नड़ लेखक प्रोफेसर भगवान को धमकी देने वाले शख्स को मैंगलोर से गिरफ्तार कर लिया है। उसने ट्विटर पर प्रोफेसर को धमकी दी थी। ट्वीट में उसने लिखा था कि पहले यूआर अनंतमूर्ति और अब एमएम कलबुर्गी हिंदुत्व का मजाक उड़ाने वाले कुत्ते की मौत मरेंगे और केएस भगवान अगला नंबर तुम्हारा है। कलबुर्गी की ही तरह प्रोफेसर भगवान भी अपने तर्कवादी विचारों की वजह से काफी समय से दक्षिणपंथी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। जामनगर के बाल विकास गृह में रह रहा एक पाकिस्तानी लड़का पिछले 1.5 साल से अपने घर जाने के लिए तड़प रहा है। 15 साल के इस बच्चे का नाम गुलाम है। दरअसल पिछले साल मार्च में गुलाम और उसके पिता बाकी मछुआरों के साथ मछलियां पकड़ने के चक्कर में भारतीय जल सीमा में आ गए थे, जिसके बाद भारतीय कोस्ट गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया था। कोर्ट ने गुलाम के पिता और बाकी मछुआरों को जेल भेजा था, लेकिन नाबालिग गुलाम को बाल विकास गृह में रखा गया। इस बार ईद के मौके पर जब भारत ने 88 मछुआरों को रिहा किया तो उनमें गुलाम के पिता भी पाकिस्तान भेजे गए, लेकिन गुलाम को नहीं छोड़ा गया। पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत के साथ तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक कि दोनों देशों के बीच मौजूद तमाम द्विपक्षीय मुद्दों का एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता। पाकिस्तानी एनएसए और नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने पिछले हफ्ते दोनों देशों के बीच होने वाली एनएसए स्तर की बातचीत रद्द होने का ठीकरा उल्टा भारत पर फोड़ा। उन्होंने इसके लिए भारत के रुख को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि पाकिस्तान बातचीत में कश्मीर को शामिल करने पर अड़ा था, जबकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि बातचीत सिर्फ आतंकवाद पर होगी। भारत ने कश्मीरी अलगाववादियों से पाकिस्तानी एनएसए की बातचीत से भी इनकार किया था। आतंक का आका और 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने फिर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया। उसने कहा कि भारत जंग चाहता है और पाकिस्तान को उसे करारा जवाब देना चाहिए। आतंकी संगठन जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद ने रविवार को सियालकोट में कुछ लोगों के जनाजे में शरीक होने गए। सईद ने यहां पे लोगों को भड़काते हुए कहा कि उन लोगों को भारतीय सेना ने मारा है, उल्टा भारत पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाया। आतंक के इस आका ने भारत पर अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। यही नहीं, मुंबई हमलों के इस मास्टरमाइंड ने अमेरिका पर भी भारत की मदद करने का आरोप लगाया। रांची में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया। पीड़ित युवती गर्भवती बताई जा रही है। वहीं आरोपी युवक ने किसी और लड़की के साथ शादी कर ली है, जिसके बाद पीड़ित लड़की ने महिला आयोग में गुहार लगाई है। बिहार के इस थाना क्षेत्र में डिगरिया इलाके में बताया जा रहा है कि महिला का शव बरामद हुआ है। महिला का शव नग्न हालत में पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। वहीं पुलिस को मौके से कुछ कागजात और 2 मोबाइल नंबर मिले हैं। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। शाहजहांपुर में पुलिस पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगा। आरोप है कि गाड़ी में बैठे एसपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जमकर पीटा, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। घायलों में एक महिला कार्यकर्ता भी शामिल है। पीड़ित कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग भी की।
बताया जा रहा है कि एसपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी से बाइक की टक्कर के बाद हुई कहासुनी के बाद एसपी कार्यकर्ताओं की पुलिस ने पिटाई की। हरियाणा के भिवानी से कपास की फसल पर सफेद मक्खी लगने से फसल बर्बाद होने की कगार पर है। कपास का पत्ता लाल होकर काला होना शुरू हो चुका है, जिसके चलते किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है कि बरसात कम होना भी मुख्य कारण है। ऐसे में किसानों को 2 दिन लगातार कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करना होगा। मिड डे मील के नाम पर सरकारी स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का मामला सामने आया। हरियाणा में रादौर में बच्चों को परोसे गए मिड डे मील में कीड़े पाए गए हैं। मामला बढ़ता देख मिड डे मील इंचार्ज ने बना हुआ सारा खाना बाहर फेंकवा दिया। वहीं इस पूरे मामले पर शिक्षा अधिकारी का कहना है कि इस लापरवाही की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कुशीनगर में अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता के चलते अस्पताल के सामने एक गरीब की तड़प कर मौत हो गई। 3 दिनों तक अस्पताल की गेट पर पड़े इस शख्स की इलाज न मिलने के चलते मौत हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह पर यह शख्स तड़प रहा था वहीं से डॉक्टर और अधिकारी रोज गुजरते ही थे, लेकिन संवेदनहीन बने इन डॉक्टरों ने उस बीमार व्यक्ति को देखा तक नहीं, जिसके चलते अस्पताल के सामने उस शख्स की तड़प कर मौत हो गई। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट में भारत जीत से महज 7 विकेट दूर है। भारत अगर ये मैच जीतता है तो श्रीलंका में 22 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब होगा। चौथे दिन 386 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 3 विकेट के नुकसान पर 67 रन बनाए। इससे पहले टीम इंडिया दूसरी पारी में 274 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरी पारी में टीम इंडिया की तरफ से अश्विन ने 58 रन बनाए, जबकि रोहित शर्मा ने 50 और स्टुअर्ट बिन्नी ने 49 रन बनाए। ईशान शर्मा और धमिका प्रसाद एक बार फिर से मैदान पर भिड़ गए। नोकझोंक के बाद दोनों को हटाने के लिए अंपायर को बीच बचाव करना पड़ा। 2 दिन में ये दूसरी बार है जब दोनों को मैदान पर उलझते हुए देखा गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली इस सभी द्विपक्षीय सीरीज का नाम गांधी मंडेला सीरीज रखा गया है। दोनों देश के क्रिकेट बोर्ड्स ने यह फैसला लिया। इस साल गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर से दिसंबर के बीच दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत में खेलेगी, जिसमें 3 T20, 5 वनडे और 4 टेस्ट मैच खेले जाएंगे।